हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज एच बैंक के बारे में ही बात करना बनता है, क्योंकि एच बैंक जैसा शेयर अगर 4% डाउन आ जाए एक ही दिन में, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को जानने की ज़रूर इच्छा होती है कि ऐसा क्या हुआ और उसके रीजंस क्या हैं। तो इसके गिरने के रीजंस को तीन तरीके से हमने जानना ज़रूरी होता है। थ्री पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो कि क्या इससे निकल जाना चाहिए, क्या यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ी है, या इसमें नीचे की जो गिरावट है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और अगर ना निकलने के लिए है ना ही बाइंग करने के लिए पैसा है, तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन बातों को जरूर समझना चाहिए। यहाँ पर अगर निकलना भी है स्टॉक से या फिर बाय भी करना है, इन दोनों डिसीजन को लेने से पहले यहाँ पर लर्निंग ले लेना ज़रूरी है कि उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं वीडियो में बताऊंगा उसके पीछे माय इंटेंशन इज़ ओनली टू टेल यू कि यहाँ पर लर्निंग क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, ऐसा क्या क्या हुआ। तो दो तीन चीज़ें हैं, वो सारी की सारी डिस्कस करेंगे। और यहाँ डिस्कस करने से पहले जैसे हम एचडीएफसी बैंक न्यूज़ करके अगर हम सर्च करने लगें, तो सारा का सारा आज ये पेज इसी से भरा होगा, और इसमें जो सबसे पहले चीज़ें नज़र आती हैं वो न्यूमेरा की आती हैं। और यहाँ पर जो एचडीएफसी बैंक नेट इंटरेस्ट मार्जिन टू रिमेन अंडर प्रेशर इन नियर टर्म, शेयर्स डिक्लाइन 3% नोमुरा। और यहाँ पर शशिधर जगदीशन रीअपॉइंटेड एज एचडीएफसी बैंक एमडी सीईओ फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो दो न्यूज़ एक साथ हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट है स्टॉक प्राइस के गिरने का वो इनकी एक्सटेंशन नहीं है। वो एक्चुअल में नुमेरा ने जो यहाँ पर इसको डाउनग्रेड किया है, बेसिकली दैट इज़ द मेन रीज़न। और अगर हम इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ें तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं। और मैंने जो पूरी डिटेल में इस इंफॉर्मेशन को पढ़ा था, जो रीड किया था, यहाँ पर एक्चुअल में नहीं दिया गया है। तो बेसिकली चार्ट पे जब हम ओपन करते हैं और यहाँ पर जो ये सिंबल आता है, जो आइकन आता है, इसमें यहाँ पर सारी लेटेस्ट अपडेट आती हैं। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा है तो आपने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में इवेंट्स में जाना है, और जो लेटेस्ट न्यूज़ एंड माइंड्स है उसको टिक करना है। टिक करते ही ये यहाँ पर आने लगेगा, और इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं इस स्टॉक से रिलेटेड वो नजर आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर टॉप 3 दिखाता है, उसके बाद में नीचे का नहीं दिखाता, मोर न्यूज करके दिखाता है। आप मोर न्यूज पर क्लिक करोगे और नीचे से कर्सर से इसको ऊपर लेकर आओगे तो सारी ही न्यूज जो भी रिलेटेड हैं वो सारी यहाँ पर नजर आ जाएंगी। तो 7 आवर्स पहले जो यहाँ पर एक मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है जो यहाँ पर लिंक किया गया है, यहाँ एक और ओपन करने का एक और अच्छा फायदा रहता है कि जो डिस्ट्रैक्शन है दुनिया भर के बीच में, चार्ट्स वगैरह और जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हैं, जो फीड्स हैं इधर से उधर से आती रहती हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो cnbctv18.com, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से चल के आ रहा है, न्यूज़ कहाँ पर है और फालतू की चीज़ें कहाँ पर हैं। लेकिन इसी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पर रीड करोगे, कंप्लीट टेक्स्ट नजर आएगा जो समझ में आता है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट देना, मीन्स सारी चीजें समझ में आएंगी। फॉरेन ब्रोकिंग फर्म नोमुरा हैज डाउनग्रेडेड इट्स रेटिंग ऑन एचडीएफसी बैंक। तो सबसे पहले जो वर्ड निकल कर आता है ना, डाउनग्रेडेड इट्स रेटिंग, ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग नजर आता है, और लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, और इतना पढ़ने के साथ में स्टॉक प्राइस गिर गया, साथ में ये देखते हैं और बस उसी से फाइनल कॉल ले लेते हैं कि निकल जाना चाहिए। तो HDFC बैंक टू न्यूट्रल आफ्टर कंट्रीज largest private sector bank held an analyst call to share particulars of merged entity। यानी कि जो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड आपस में मर्ज हुई हैं, मर्ज होने के बाद जो इनकी अकाउंटिंग निकल कर आई, उसका इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कॉल रखी एनालिस्ट की, जहां पर क्वेश्चंस पूछे गए, उनको आंसर दिया गया, जिससे सबको क्लैरिटी रह सके। तो यहाँ पर जो चीजें एनालिस्ट को पता चली वो मैनेजमेंट ने ही बताई उनको अलग से। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ फाइंड आउट कर लिया जो मैनेजमेंट को नहीं पता था, मैनेजमेंट ने छुपाया था, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट ने ही उनको बताया है कॉन्फ्रेंस कॉल में, जो एनालिस्ट की कॉल है। नाउ उसके बाद जो लिखा हुआ है, ड्यू टू अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स the combined entity book value will be lower than HDFC Bank's stand-alone book value। तो जब दोनों ये मर्ज हो जाएंगे तो मर्जर के बाद बुक वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। रीजन बड़ा सिंपल सा है, जनरली जो देखा जाता है कि HDFC लिमिटेड HDFC बैंक एक प्रॉपर रेशो बनाया गया, दोनों को मर्ज किया गया, तो यहाँ पर बुक वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ बुक वैल्यू कम हो जाएगी मर्ज होने के बाद में, और कम कितनी होगी और उसकी रीजन क्या है, दोनों चीजें यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं।
तो जो रीजन है, बुक वैल्यू इज एसेंशियली द वैल्यू ऑफ ए कंपनीज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ये तो हम सबको पता है। आगे चलते हैं, डाउनग्रेड एडजस्टमेंट टू द इनकमिंग नेटवर्थ ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड। इनकमिंग नेटवर्थ यानी कि एचडीएफसी बैंक की जो बुक वैल्यू थी उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, लार्जली ड्यू टू इंटरनेशनली जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग एंड प्रोविजनिंग हार्मोनाइजेशन अमाउंट्स टू बुक वैल्यू पर शेयर। तो यहां पर जो एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो रहा है, ध्यान से समझना, ओवरऑल जो एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो रहा है एचडीएफसी बैंक में, उस मर्जर की वजह से जो अकाउंटिंग चेंज हुई और जो प्रोविजंस हैं, जो एनपीए के लिए प्रोविजन बनते हैं जनरली, उनमें चेंज होने की वजह से यहां पर बुक वैल्यू कम हो गई। और वो बुक वैल्यू में कितना कमी आई, वो बुक वैल्यू में जो कट है, पर शेयर कट ऑफ 23 रुपीज पर शेयर फॉर द मर्ज्ड एंटिटी। तो यहां पर 23 रुपीज का यहां पर कट लगा, ओवरऑल बुक वैल्यू कम हो गई 23 रुपीज से। अब ये 23 रुपीज का इंपैक्ट कितना बड़ा है, इस बात को सबसे पहले समझ लेते हैं। आगे चल के भी देखेंगे चीजें, लेकिन इस बात को समझ लेते हैं 23 रुपीज का इंपैक्ट है कितना। यहां पर 23 रुपीज इस कंपनी के लिए इतने हैं जितना एक्चुअल में, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, 1 क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर। तो जब अर्निंग पर शेयर हमारी 22 रुपीज से इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक क्वार्टर और पास ऑन होगा, एक क्वार्टर के पास ऑन होने से 23 रुपीज बुक वैल्यू के हिसाब से कमा लेंगे और जो इंपैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर जो बैंक है, बैंक की जो नेटवर्थ है, जो बैंक की बुक वैल्यू है, वो एक क्वार्टर पीछे खिसक गई। सिर्फ एक क्वार्टर, दैट्स इट। 1 क्वार्टर की वजह से मींस पूरे सीएनबीसी पर, पूरे जितना भी मीडिया है, बिजनेस मीडिया है, सब जगह यही खबर है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि एक क्वार्टर पीछे खिसक गया बैंक बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक क्वार्टर बाद यानी कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, यानी कि जैसे पहले था सब कुछ वैसे हो जाएगा। और बाकी भी मैं आपको बताता हूं, तो इतना, ये सिर्फ इसका इंपैक्ट सिर्फ इतना है, उससे ज्यादा नहीं है। उसके बाद में नोमुरा कहते हैं दे हैव कट टारगेट प्राइस फॉर एचडीएफसी बैंक टू 1800 फ्रॉम 1920। अब जब एचडीएफसी बैंक का टारगेट प्राइस यहां पर 1800 है, और अभी स्टॉक प्राइस कहां ट्रेड कर रहा है, कल तक स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा था 1600। 1800 स्टॉक प्राइस कहां पर आता है, 1800 लेवल हमारा आता है, दिस इज द लेवल ऑफ 1800। तो जब ऊपर की तरफ ही था, यानी कि कट करने से, आज के फॉल से पहले भी यहां से अपसाइड पोटेंशियल ही था, उस टारगेट के बाद भी, जो टारगेट कट होने के बाद है तब भी यहां से 10% ऊपर था, तो गिराने की क्या जरूरत थी। तो किसने गिराया वो भी बात करेंगे अभी। तो यहां पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये चीज खत्म हो गई। उसके बाद में यहां पर बात आती है, द ब्रोकिंग फर्म फर्दर सेड दैट नेट इंटरेस्ट मार्जिन कुड सी प्रेशर ओवर नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। अब सिर्फ 2 क्वार्टर्स या 3 क्वार्टर्स के ऊपर प्रेशर आना कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। अब यहां पर पॉइंट क्या हो रहा है, आप ध्यान से समझो। यहां पर 2 चैलेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से डाउनग्रेड किया गया। नंबर 1, बुक वैल्यू का कम होना 23 रुपीज से, जो सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर की अर्निंग है, एक क्वार्टर में उस चीज को पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद में नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर आना सिर्फ 2 या 3 क्वार्टर्स के लिए, वो भी 2.7% से कम होकर 2% हो जाना। कितने क्वार्टर के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2-3 क्वार्टर्स के लिए। अब ये जो इंपैक्ट है, आप ध्यान से समझना, जो नेगेटिव इंपैक्ट है मर्जर का, वो 1 क्वार्टर एंड 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर मैक्सिमम है, लेकिन जो बेनिफिट्स हैं इस मर्जर के, वो लाइफ टाइम है। अदरवाइज अगर यहां पर लाइफ टाइम बेनिफिट्स नहीं होते, तो आप इस बात को समझो कि एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड के साथ आपस में अपने आप में क्यों मर्ज होते। यहां पर उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स नजर आते हैं, स्टाफ की कॉस्टिंग कम हो जाती है, ऑफिस की कॉस्टिंग कम हो जाती है, सुपरविजन की कॉस्टिंग कम हो जाती है, यहां पर क्रॉस सेलिंग इजी हो जाती है। सेम ही एम्प्लॉय जो पहले हाउसिंग लोन बेच रहा था, वही अभी बाकी प्रोडक्ट्स भी बेच रहा होगा, और जो पहले बाकी प्रोडक्ट्स बेच रहा था, वही अब हाउसिंग लोन भी बेच रहा होगा, वही कंज्यूमर फाइनेंस भी कर रहा होगा, वही कार लोन भी कर रहा होगा। तो ये लॉन्ग टर्म के सारे बेनिफिट्स हैं, और इन्हीं बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए एचडीएफसी बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड को अपने साथ मर्ज किया है। अगर ये बेनिफिट्स नहीं होते तो ये मर्जर की कोई बात ही नहीं होती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग बैठे हैं, दोज आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लार्जर इन्वेस्टर, जो कैटेगरी है अपनी। अब उसमें अगर देखें तो प्रोमोटर कितना है, आज की डेट में प्रोमोटर 0 हो गया है, क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज के पास सब कुछ है।
अब 80% से ज्यादा 84% इंस्टीट्यूशंस के पास है, यही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हैं, तो वो यहाँ पर वैल्यू को बढ़ाने की बात करेंगे या कम करने की बात करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक क्वार्टर की है बुक वैल्यू के हिसाब से, और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर जो प्रेशर है वो सिर्फ 2 क्वार्टर्स का, मैक्सिमम 3 क्वार्टर्स का, ये नोमुरा खुद कहते हैं। और जो बेनिफिट्स हैं वो लाइफ टाइम है। तो आप इस बात को खुद से समझ सकते हैं। हम आगे भी बढ़ते हैं इस बात को, और थोड़ा सा मैं आपको और चीजें यहां पर क्लियर करता हूं। उसके बाद में सिटी बैंक हैज मेंटेन्ड बाय रेटिंग ऑन एचडीएफसी बैंक, उन्होंने डाउनग्रेड नहीं किया, और उन्होंने अपने टारगेट को कहां रिवाइज करके रखा हुआ है, थोड़ा सा डाउन किया, लेकिन कहां रिवाइज रखा हुआ है, 2110। अब 2110 अगर टारगेट है सिटी के हिसाब से, तो करंट प्राइस से यहां पर 2110 लगभग इतना हमारा ये लेवल आता है 2017 मैंने देखा, और करंट प्राइस से जो यहां से अपसाइड पोटेंशियल है दैट इज 35%। दिस इज अ ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल। और अगर आज की गिरावट से पहले की भी बात करें, यानी कि यस्टरडे क्लोजिंग तक की भी बात करें, तो भी 30% का अपसाइड पोटेंशियल था। नाउ दिस इज अ गुड थिंग। उसके बाद जेफरीज की बात करने लगे तो उन्होंने भी 2030 तक का अपना टारगेट रखा हुआ है। तो यहां पर नोमुरा ने भी जो यहां पर अपना टारगेट है वो अपसाइड पर ही है। जो सिटी बैंक का है उसका भी ऊपर की तरफ है, जो जेफरीज का है उसका भी ऊपर की तरफ है। जो यहां पर प्रॉब्लम है वो एक क्वार्टर में बुक वैल्यू पूरी हो जाएगी। जो इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर प्रेशर है वो 2 क्वार्टर्स का, 3 क्वार्टर्स का मैक्सिमम, और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो बेनिफिट्स है, वो लाइफ टाइम हाई के हैं। एक और बात, कई बार क्या होता है कि हम जिस माहौल में चल रहे होते हैं, मैंने एक चीज देखी है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स एक मिस्टेक हमेशा करते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर एसेट के प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तो वो चीज अच्छी लगने लगती है, और जो एक जगह रुका होता है या प्राइसेस थोड़े से नीचे जा रहे हो तो वो चीज बेकार लगने लगती है। वो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा देख नहीं पाते। वो बहुत बार, मीन्स ये बड़े बड़े फंड मैनेजर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो बहुत बार एक्चुअल में जो प्राइस एक्शन है ना उसके बहाव में बह जाते हैं। अब जैसे मैं नोमुरा की बात करता हूं, नोमुरा को एचडीएफसी बैंक यहां पर डाउनग्रेड करने की कैटेगरी में नजर आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मींस शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर फॉर 2 क्वार्टर्स ओनली, और बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। यहां पर ये क्यों नजर आता है, वहां का माहौल चेंज हो रहा है। एक्चुअल में माहौल कैसा चेंज हो रहा है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, आपको एक और चीज सर्च करके दिखाता हूं, नोमुरा, या और इसको मैं बिटकॉइन न्यूज करता हूं। बिटकॉइन फंड जो इन्होंने अभी लॉन्च किया है, नोमुरा ने यहां पर बिटकॉइन फंड लॉन्च किया है, $500 बिलियन बिटकॉइन एडॉप्शन फंड लॉन्च्ड बाय जापान, $500 बिलियन नोमुरा बैंक, लेकिन फंड इतना बड़ा नहीं है। तो इन्होंने यहां पर बिटकॉइन का फंड लॉन्च किया है कि भाई बिटकॉइन में पैसे लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन का जो प्राइस है, जो थोड़ा सा यहां पर ओवरऑल मूवमेंट है, थोड़ी सी बढ़ गई है। यहां पर अगर हम बीटीसी यूएसडी डॉलर में बात करने लगे और डेली चार्ट पर देखने लगे, तो यहां से थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है। अब जब मैं ये बात कर रहा हूं यहां से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आता है, तो ये मत समझ लेना कि मैं आपको बिटकॉइन खरीदने की बात कर रहा हूं या बिटकॉइन खरीदवाने की बात कर रहा हूं। वो सारी अलग चीजें हैं। एक्चुअल में बिटकॉइन पैचेस में चलता है, उसकी एक कैलकुलेशन है। जो लास्ट कैलकुलेशन थी वो जल्दी ही पूरी होने वाली है और नया पैच शुरू होने वाला है। नया पैच शुरू होने का मतलब ये है कि नया बिटकॉइन जनरेट करने में अब ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और उसमें जो उसकी बनाने की कॉस्टिंग है वो काफी हद तक बढ़ जाएगी। और क्योंकि वही उसकी अंडरलाइंग कॉस्ट मानी जाती है, अंडरलाइंग एसेट मानी जाती है कि एक बिटकॉइन बनाने में कितना खर्च आता है, उसकी वजह से शायद बिटकॉइन यहां से बढ़ने के चांसेस हैं। जो सारी की सारी बातें हैं जो मैंने जितना समझाया उस हिसाब से, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि हम बिटकॉइन को सब कुछ मान लें। और जो वर्ल्ड के टॉप बैंक्स में से एक बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और जो अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करने लगे, जो वर्ल्ड का बेस्ट बैंक आप कह सकते हो, आप उसको डाउनग्रेड करने पर आ जाओ, ये बात कुछ अच्छी नहीं हुई। मीन्स यहां पर ये बात अच्छी इस सेंस में नहीं हुई कि क्या हम नेक्स्ट 20 ईयर्स की जो ग्रोथ है उसको हम नजरअंदाज कर दें, और जस्ट बिकॉज यहां पर 23 रुपीज पर शेयर बुक वैल्यू का कट हो गया, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, क्योंकि 2 एंटिटीज यहां पर मर्ज हुई हैं। यहां समझदारी नजर नहीं आती। एनीवेज, कोई समझदार हो या नहीं हो, हम समझदार बनेंगे, हमें समझदार बने रहने की जरूरत है। ये सारा चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। नो एलिगेशंस, नो कंप्लेन, नथिंग, बट हमें हमारा पैसा लगाना है तो अपनी समझ से लगाएंगे, सीख कर लगाएंगे, समझ के लगाएंगे। और जहां तक टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात है एचडीएफसी बैंक की वापस से, तो हम बात करते हैं यहाँ पर एक वही अगेन
काफी लंबे टाइम से सेम प्राइस पर ये घूम रहा है। 2 Feb 2021 को भी सेम प्राइस पर अवेलेबल था। और उस टाइम पर अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने लगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना था, एक बार हम ये देख लेते हैं। उस टाइम पर नेट प्रॉफिट 31,000 करोड़ रुपीस था, अभी 50,000 करोड़ होने वाला है। तो 50% से ज्यादा का यहाँ पर, 50 नहीं 60% का यहाँ पर सीधा सीधा उछाल आ चुका है नेट प्रॉफिट में। और अगले 2 साल में 60% नहीं आएगा क्या? दिस HDFC बैंक इज कॉल्ड एज द 20% CAGR मशीन। तो उस हिसाब से सोचकर देखो, जब लास्ट 10 इयर्स में 5,277 से बढ़कर ये 49,000 करोड़ हो सकता है, तो अगले 10 साल क्यों नहीं बढ़ेगा? अगले 10 साल एक्चुअल में पिछले 10 साल से भी अच्छे होने वाले हैं, जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया की ग्रोथ को एस्टिमेट किया जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है, एक प्रोजेक्शन लगाई जा रही है। क्योंकि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो यंगेस्ट एवर है, और जो एक गरीबी रेखा के नीचे जो एक $2,500 पर कैपिटा इनकम की जो हम बात करते हैं, उससे ऊपर निकलने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में काफी स्पीड से ग्रो करती हैं इकोनॉमीज। तो यहाँ से सब कुछ अच्छा है, आप अपनी समझ से यहाँ पर ट्रेड करेंगे। मेरा पर्पज आपके साथ में सारी चीजों को शेयर करना था। आपने दोस्तों का शेयर करना है, जरूर करना है, सब्सक्राइब करना भी है, कराना भी है, कमेंट करना है, लाइक करना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।